इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये डेट क्या होता है? लोन। वेरी गुड, कर्जा। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही? डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल क्या डिबेंचर बोल सकती हूँ? ठीक है, वेरी गुड। बॉन्ड्स बोल सकती हूँ। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर बॉन्ड्स ही है, ये पूरा चैप्टर आपको डिबेंचर बॉन्ड्स के बारे में ही बताएगा। ठीक है, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट हमारा डिबेंचर बॉन्ड्स है, ए पार्ट हमारा क्या है? डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। बी पार्ट हमारा डिपॉजिट्स है, बी पार्ट हमारा क्या है? डिपॉजिट्स। ठीक है, जैसे बैंक, जैसे पोस्ट ऑफिस, एफडी सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है फिक्स डिपॉजिट? एक फिक्स लमसम अमाउंट सर्टेन टाइम के लिए आप बैंक में जमा करते हो, आपका उसका वेरी गुड कुछ एक टाइम बाद आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है वो। तो ये फैसिलिटी कंपनी भी देती है। कंपनी बोलते भैया हमारी कंपनी में आके क्या कर लो? फिक्स डिपॉजिट कर लो, हम भी आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। लेकिन बैंक, बैंक भी एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है। तो बस ज्यादा भरोसा जिसमें आपको आता है उसमें करने का। भैया हमें सबसे ज्यादा भरोसा फिर भी बैंकों में आता है, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस में और ज्यादा भरोसा। लेकिन जहां ज्यादा भरोसा वहां इंटरेस्ट रेट कम कम होता जाएगा क्योंकि रिस्क कम है। जहां रिस्क कम, ठीक है, तो बच्चा वो उसको सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। जहां तुम रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो ऑब्वियसली कंपनी क्या कोट करेगी? इंटरेस्ट ज्यादा कोट करेगी, इंटरेस्ट ज्यादा देगी ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो दैट वाज डिपॉजिट। तो ये पार्ट दो, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। ए पार्ट आपका जाता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स और बी पार्ट आपका जाता है डिपॉजिट। तो सबसे पहले ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ए पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, छोटा ही है ये चैप्टर भी। सबसे पहले स्टार्टिंग उन्होंने करी बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द डेट कैपिटल। जरा मुझे बताओ बोरिंग मतलब क्या होता है? उधार लेना, बस ये लिखा है भाई। बोरिंग कुछ नहीं, लोन ही लेना है और इधर उधर की बातें लिखी है। अब आपसे पूछ रही हूँ भैया बोरिंग पूछा तो लोन बताए, तो लोन क्या होता है? लोन लोन होता है ना? वेरी गुड। लोन एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई भी कंपनी ले सकता है। किससे लेते हैं भैया? बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक भी दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताएंगे, एक तरफ आपको डेट दिख रहा है, एक तरफ आपको लोन दिख रहा है। इट इज लाइक का जैसे से पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, मेंबर और शोल्डर। ठीक है, तो मेंबर शोल्डर सेम होते हैं, जनरल सेम ही है, कुछ सर्कमस्टांसेस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेम। डेट अगर मैं पूछूंगी तो लोन बोलोगे, लोन बोलूंगी तो भैया डेट बोलोगे, लेकिन स्टिल दोनों में स्मॉल डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस समझेंगे। वेरी गुड, बहुत क्लोज हो तुम। अगर एक तरफ मैं लोन बोलूंगी एक तरफ मैं डेट बोलूंगी, बच्चों जब तक तुम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं थे तो तुम लोन वर्ड जानते थे? उधार। आप क्या जानते थे? उधार कहाँ से लेते भैया? बैंक, बैंक से जाके लेके लो उधार, आप चाहे किसी इंसान को लेना चाहे किसी कंपनी को। ठीक है, तो बैंक से जाके आप क्या ले रहे हो? उधार, दैट वाज लोन। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी क्या इशू कर रही है? डिबेंचर। मैं हूं कंपनी, तुम हो डिबेंचर होल्डर, मैंने डिबेंचर इशू किया, तुमने डिबेंचर खरीदा और मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया ना, वो सर्टिफिकेट दिया ना तुम्हें। तो जो वो सर्टिफिकेट दिया मैंने आपको, जिस कारण से आपका उस इंस्ट्रूमेंट का नाम डिबेंचर हुआ, तो डेट वर्ड यूज करते हैं, कंपनी यूज करती है डेट वर्ड जब वो क्या करती है? कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू करती है, कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू करती है। तो वैसे तो लोन और डेट हमेशा इंटरचेंजली यूज होता है, लेकिन स्मॉल डिफरेंस, लोन मतलब क्या? जो लोन दिया जा रहा है, लेंडर जो लोन दे रहा है, बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन डेट मतलब क्या? डेट कंपनी यूज करती है, कंपनी रेस थ्रू द इशू ऑफ द बॉन्ड्स। तो दो इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे नाम बता के रखे, दो डॉक्यूमेंट के नाम बता के रखे। पहला क्या बताया? बॉन्ड, और दूसरा क्या बताया इन्होंने? डिबेंचर। क्या बात समझ में आ रही है? तो डेट वर्सेस अगर लोन की बात करें तो वैसे तो दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? कंपनी यूज करती है डेट टर्म जब वो क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करती है? बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर, एडिया जीडिया नहीं, उसमें डिटेल में आएंगे। ठीक है, यहां भी दो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो डेट टर्म हम यूज करेंगे कि भैया उधार लिया जा रहा है। कंपनी कैसे उधार ले रही है? कंपनी भैया डिबेंचर इशू करके उधार ले रही है। कंपनी कैसे उधार ले रही है? कंपनी या फिर बॉन्ड। कंपनी बैंक से जाकर लोन भी ले सकती है, तो उसे हम लोन ही बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? लोन ही बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पीछे जाके बैठना, पीछे जाके जल्दी। कोई भी बच्चा बाद में आएगा तो बीच में ना घुसे, है ना, वो डेस्क वैक्स हिलाते हैं तुम लोग बहुत ज्यादा। चलिए, डेट वर्सेस लोन समझ में आया? डेट, लोन। लोन नॉर्मली बैंक से लेने में यूज करते हैं, और डेट कब यूज करते हैं? जब कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है। कैसे उठा रही है? थ्रू सिक्योरिटीज।
दो एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताए, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। कंटेंट लिखने लायक मिल गया। लोन मतलब डेट, डेट मतलब लोन, लेकिन स्टिल देयर आर अ डिफरेंस। ठीक है, चलिए, क्या आपको सेक्शन दिख रहे हैं? दो सेक्शन, सेक्शन नंबर 179, दूसरा सेक्शन क्या है 180। अब इन्होंने सेक्शन 179 180 डिटेल में समझाया नहीं है, पढ़ेंगे हम, डायरेक्टर की पावर पढ़ेंगे तो डिटेल में एक पूरा का पूरा डायरेक्टर का चैप्टर है, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उससे डेट से रिलेटेड कुछ बातें हो रखी है, तो यस उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में कुछ बताया। आपको यहाँ पर सेक्शन 149 की हेडिंग बता के रखी है, सेक्शन 180 की हेडिंग बता के रखी है। सेक्शन 149 की हेडिंग क्या है भाई? पावर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 180 की हेडिंग बता के रखी है क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन दी पावर ऑफ दी बोर्ड। ठीक है, अब क्योंकि इनका समझाने का तरीका एकदम बीच से होता है, ठीक है, कुछ सर पैर की बातें करते नहीं, तो पहले आ जाओ थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा? चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका आता है डेट पार्ट आता है, ठीक है, डिबेंचर बॉन्ड्स आता है, और दूसरा पार्ट आपका क्या आता है? डिपॉजिट। पहला पार्ट हमने चालू किया है, स्टार्ट किया, लोन टर्म समझ रहे हैं, डेट समझ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला बेस, आपके आर्टिकल में, आपके मेमोरेंडम में ऑथराइजेशन होनी चाहिए। A company cannot borrow money unless authorization by its memorandum and article। बात समझ में आ रही है? किसी भी कंपनी को क्या करना है? बोरोइंग करनी है, लोन लेना है, तो वो लोन तब ले सकती है जब उसका मेमोरेंडम, उसका आर्टिकल उसे क्या करेगा? ऑथराइजेशन देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? याद करो, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अल्ट्रा वायरस चीजें पढ़ रहे थे, अक्सर उसमें मैं एग्जाम्पल देती थी कि भैया हमारा जो डायरेक्टर है वो लोन लेने जा रहा है, लेकिन लोन लेने की एक लिमिट है। अगर डायरेक्टर लोन लेने जा रहा है तो उसकी एक लिमिट है, ठीक है, उससे ज्यादा अगर उसे लोन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? शोल्डर के पास जाना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा। तो ये सारे काम जो लोन लेने के काम है वो आप तब कर सकते हो जब आपकी कंपनी ने आपके आर्टिकल में, मेमोरेंडम में ऑथराइजेशन दी हो। क्लैरिटी है पहला पॉइंट। चलो, दूसरा, सेक्शन 179 और सेक्शन 180 को समझेंगे। सेक्शन 179 बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्साइज द पावर टू बोरो मनी। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 179 में पावर है, किस चीज की पावर है? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? मनी बोरो कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर आपके मेमोरेंडम आर्टिकल अलाउ करते हैं तो। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट और कंपनीज रेगुलेशन, बोल देना सब्जेक्ट टू, भैया एक्ट अलाउ कर रहा हो और आपका आर्टिकल। डायरेक्टर क्या बोरिंग कर सकता है, लोन ले सकता है? हाँ, तब ले सकता है जब उसका आर्टिकल, उसका मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट अलाउ करे। कंपनीज एक्ट तो अलाउ कर रहा है, चलिए, और आपका आर्टिकल आप चेक कर लो। द बोर्ड में डेलीकेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं? मे लिखा है, मे मतलब क्या? चाहे तो। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमें लोन लेना है तो हमें डिसीजन लेना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक काम के लिए ना लग रहे, तो हमने इस पावर को डेलीकेट कर दिया। किसे डेलीकेट कर दिया भाई? कमिटीज। अब कमिटी क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक टीम, हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 4 लोग की कमिटी बना दी, तो सारे डायरेक्टर ये काम ना करे, हमने ये काम इन 4 लोग को दे दिया। इन 4 डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया तुम जाकर लोन वोन की पूरी प्रोसेस का काम करो। कमिटी या फिर ऑफिसर्स लाइक द मैनेजिंग डायरेक्टर, हमने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ा, बोला भैया तू बोरिंग का काम कर, ठीक है, या फिर कोई ब्रांच ऑफिसर को पकड़ा, रेजोल्यूशन से हमने उसको ऑथराइजेशन दी, भैया तू ऑथराइज है, तू ये काम करेगा। वापस हम पढ़ रहे हैं बोरिंग। बोरिंग कोई भी तब कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर तब कर सकता है जब उसका एमओए, उसका आर्टिकल और कंपनीज एक्ट अलाउ करे। कंपनीज एक्ट अलाउ करता है, सेक्शन 179 यही बोलता है कि भैया डायरेक्टर पास पावर है, लेकिन प्लीज डायरेक्टर अपने आर्टिकल को देख ले, अपने मेमोरेंडम को देख ले। क्लैरिटी है? हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को पहले कंसेप्ट कंप्लीट करने दो, मैं आऊँ, ठीक है, चलो। तो साफ यहाँ पे क्या बोलता है भैया? पावर तभी है, पावर तभी है जब आपका आर्टिकल आपको अलाउ करे, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भैया कंपनी में 20 डायरेक्टर है, 20 के 20 क्या लोन के पीछे करेंगे? कितने सारे काम होते हैं, काम डिवाइड कर लो। आपने अपना काम किसको ट्रांसफर किया, किसको दिया? कमिटी को, या फिर किसे किया? ऑफिसर को। आप चाहो तो किसको कर सकते हो? मैनेजिंग डायरेक्टर को भी, या फिर किसी ब्रांच ऑफिसर को। बस रेजोल्यूशन पास कर लेना, ये काम कौन कर रहा है, दैट्स इट। अभी सेक्शन 179 सिंपल बोलता है कोई भी डायरेक्टर बोरिंग कर सकता है, किसी और को भी काम डेलीकेट कर सकता है, अपना आर्टिकल देख लेना, दैट्स इट। अब आओ सेक्शन 180। सेक्शन 180 बोलता है भैया स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। पावर है, ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 179 ने बोला पावर है, लेकिन 180 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शंस। व्हाट डू मीन बाय रिस्ट्रिक्शंस? लिमिट, कंडीशन। कंडीशन है, क्या कंडीशन भाई? मनी बोरो करने से पहले, बोरिंग बियॉन्ड दी, हमने एक लिमिट दे रखी है, हमने एक लिमिट दे रखी है, ठीक है। इस लिमिट के अंदर करोगे तो डायरेक्टर तुम आपस में कर लो, तुम्हें अलग से शोल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करोगे तो क्या करना पड़ेगा?
स्पेशल रेजोल्यूशन, शेयरहोल्डर की परमिशन, आ जाओ। बोरिंग बियॉन्ड द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व रिक्वायर अप्रूवल। हमने पेड अप और फ्री रिजर्व की एक लिमिट तय कर दिया, प्रिस्क्राइब लिमिट अभी बताऊंगी, ठीक है। अगर उसे क्रॉस करोगे तो आपको जनरल मीटिंग में जाकर क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सेक्शन 179 बोलता है डायरेक्टर बोरिंग कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरिंग कर सकते हैं। 180 बोलता है लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये दो बातें समझ में आई। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जब भी आप लोन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। तो कुछ लोन होते हैं जो टेम्परेरी नेचर के होंगे, कुछ लोन होंगे जो क्या होंगे, टेम्परेरी नेचर के होंगे। टेम्परेरी लोन रीपे, टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन है, टेम्परेरी लोन वो लोन होते हैं जो क्या होते हैं, 6 महीने तक के होते हैं, मतलब उससे ज्यादा वाले टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन में नहीं आते। तो 6 महीने में पे हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन इसे बोलेंगे, या फिर इन्हें हम क्या बोलेंगे, सीजनल क्रेडिट। भैया सीजन आए, इस कारण से उधार लिया, सीजन खत्म हो जाएगा, पैसा अच्छा खासा आ जाएगा, उधार हम चुका देंगे। तो 6 महीने के अंदर वाले आर एग्जेम्प्टेड। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपको पास करना है, इन्होंने कहा लिमिट क्रॉस करो, लेकिन जो ये लिमिट क्रॉस करने वाला जो आपका लोन है वो क्या है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, अमाउंट कम नहीं है, अमाउंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन ड्यूरेशन क्या है, बहुत कम। तो ड्यूरेशन कम है तो इसके लिए आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने प्राइवेट कंपनी का वास्ता दिया, भैया प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी, हम चाहते हैं प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी जगहों पे छूट देते। लॉजिक बस सीधा सा यही है, हम चाहते हैं प्राइवेट कंपनी जो भी काम कर रही है ना, इजी तरीके से काम कर ले, उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि उसमें लोग ही कितने इन्वॉल्व है, आपस के लोग इन्वॉल्व है प्राइवेट कंपनी में। जब आपस के लोग इन्वॉल्व है तो उसमें लंबी लंबी प्रोसेस में जाने का नहीं। तो कुल मिलाकर वापस पूरा समअप, हम पढ़ रहे हैं बोरिंग ऑथराइजेशन कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में उधार ले सकते हैं मार्केट से, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑथराइजेशन मेमोरेंडम आर्टिकल में होनी चाहिए। सेक्शन 179 बोलता है, कंपनी एक्ट साफ बोलता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना लोन लेना चाहते हैं ले लो, लेकिन एक लिमिट है, लिमिट के अंदर करोगे तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, लिमिट को क्रॉस करोगे तो मीटिंग बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। क्लैरिटी है। लोन जब भी लोगे तो पहले परमिशन, लिमिट के अंदर तो बी आर, लिमिट के बाहर तो एस आर। क्लैरिटी। अब जब लोन लेना है वो टेम्परेरी नेचर का है तो एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेरी नेचर से मतलब क्या है, कितने तक का ड्यूरेशन का है, 6 महीने का, अमाउंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर उन्होंने कहा, एक छूट गया पॉइंट, लोन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे। भैया बड़े खर्चे नहीं आने वाले इसमें, कैपिटल कुछ आप बहुत बड़ी चीज खरीदो उसके लिए लोन लिया, तो भाई ये सारी चीजें इसमें आने वाली नहीं है, बड़ा है ना, लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी को लेके क्या बोला, हमने तुमको दे दिया छूट ताकि तुम्हारे काम फटाफट हो जाए। क्लैरिटी है। अब आपकी एक बार मॉड्यूल की लैंग्वेज में आपको रीड कराऊंगी। पहला, सबसे पहले तो ये बॉक्स आपको हेडिंग बता रहा है, क्या हेडिंग बता रहा है, सेक्शन 179 की हेडिंग क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर्स है। पावर की पूरी लिस्ट होगी, हम पढ़ेंगे डिटेल में कब, जब वो डायरेक्टर वाला चैप्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे बोरिंग वाली स्पेसिफिक पावर की बात हो रही है इसलिए इन्होंने बस यहाँ पे रेफरेंस यूज किया। सेक्शन 180 बोलता है रिस्ट्रिक्शन। अब मुझे बताओ क्या हेडिंग से कंटेंट समझ में आ रहा है, रीड करेंगे। बोरिंग आर दी एक्सटर्नल सोर्स, बोरिंग क्या है, एक्सटर्नल सोर्स, आपका खुद का इंटरनल तो है नहीं, आप बाहर से पैसा लेकर आ रहे हो। कंपनी कैन नॉट बोरो मनी अंटिल दी ऑथराइज बाय इट्स मेमोरेंडम, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, सेक्शन 179 को अभी एक्सप्लेन करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्साइज इट्स पावर टू बोरो मनी, लेकिन सब्जेक्ट टू क्या बोला भैया, एक्ट में होना चाहिए, कंटेन दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन एनी रेगुलेशन नॉट, क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट में होना चाहिए, मेमोरेंडम में होना चाहिए, आर्टिकल में होना चाहिए, और एनी अदर लॉ में इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। बोले तो वेरी गुड, रुको रुको, नॉट इनकंसिस्टेंट, सिंपल करो कंसिस्टेंट, जब डबल नेगेटिव आ जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया दूसरे लॉज में भी कहीं उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए। आपका एक्ट आपको बोल रहा है, आपका मेमोरेंडम बोल रहा है, आपका आर्टिकल बोल रहा है, और दूसरे लॉ भी आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आप लोन ले सकते हो बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट ड्यूली, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पास करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ बोलते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, डेलीगेट, फर्स्ट वाला ये वाला, ये मैंने भी समझाई नहीं, मैं वही समझाने जा रही हूँ वही समझा रही हूँ, ठीक है। चलो 170 रीड करो, 179 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोर्ड में बोले तो ऑप्शन, ठीक है, बाय रेजोल्यूशन पास एट दी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग,
वो चाहे तो क्या करेगा, मे मतलब क्या, ऑप्शन, या तो तुम लोग करो, लग रहा है काम बहुत ज्यादा है तो डिवाइड कर लो, डेलीगेट करो ये पावर, किसको पावर करो, दो, एनी कमिटी, भैया आप जिस भी कमिटी को देना चाहते, ऑफ दी डायरेक्टर ऑफ दी, क्या बोला, मैनेजिंग डायरेक्टर, कमिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजर, एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर, कंपनी इन केस ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी, द प्रिंसिपल, मतलब कुछ नहीं, ये पूरे नाम की लिस्ट दे दी, डायरेक्टर सब मिलकर करना है, करो, लग रहा है काम ज्यादा है तो अपनी पावर कुछ 3-4 कमिटी को डेलीगेट कर दो, दैट्स इट। आपका रेजोल्यूशन प्रॉपर पास होना चाहिए कि इनके पास ये पावर है, ऑथराइजेशन है, रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए, यस ये काम ये कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। क्लियर है, समझ में आया। फिर सेक्शन 180 पढ़ा हमने। सेक्शन 180 का वन क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज कर सकते हैं ओनली कंसर्न स्पेशल रेजोल्यूशन, कब, लेकिन जब वो क्या करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे। अब तुम नोटिस करो 180 का सब सेक्शन 1 क्लॉज सी बोल रहे, वापस आपको बता रही हूँ, हम सेक्शन 179 पूरा नहीं पढ़ा हमने डिटेल, सेक्शन 180 डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, बस ये इनकी डिटेलिंग की एक बोरिंग की पावर की बात करें, आगे चल के जब हम डायरेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो 179 डिटेल, 180 डिटेल, उसमें लिखा होगा डायरेक्टर के पास बहुत सारी पावर होती है, वन ऑफ द पावर की बात हो रही है, दैट वाज बोरिंग, क्लियर है, क्योंकि ये चैप्टर उससे रिलेटेड है, डायरेक्टर के बारे में नहीं समझा रहे, उसके बोरिंग की पावर के बारे में समझा रहे, क्लियर। तो क्या बोला उन्होंने, मनी ऑलरेडी बोरोड, मान लो कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारी उधारी ले रखी है, तो प्लीज एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी प्रिस्क्राइब है, एक्सीड करोगे एग्रीगेट किसका, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व एंड दी सिक्योरिटी प्रीमियम, अपार्ट फ्रॉम दी, अभी बताया मैंने, जब ये एग्रीगेट कैलकुलेट करोगे लिमिट तो नहीं क्रॉस हो रही, उसमें क्या नहीं कैलकुलेट करना, टेम्परेरी लोन को कैलकुलेट नहीं करना, जो कहां से लिया आपने, बैंक से लिया है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अनलेस दे हैव रिसीव, प्लीज एक बार क्या कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन से है ना सैंक्शन कर लो। फिर नीचे उन्होंने कहा है, भैया एक बैंकिंग कंपनी भी होती है, बैंक का काम ही क्या है, लोन लेना देना, तो भैया बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी तो नॉट डीम टू बी बोरिंग मनी, तो भैया बैंकिंग कंपनी को लेकर आपको ये फिर बात बात में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं, उनका तो भैया ये कोर काम है, कि भैया बैंकिंग बोल रहा है, बैंकिंग कंपनी क्या काम है उसका, धंधा ही उसका लोन वोन देने का है, तो प्लीज उस केस में आपको बात बात में एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने मीनिंग बताया जो मैंने आपको बताया, टेम्परेरी लोन मतलब क्या है, डिमांड में मिल जाएगा, जब मांगेंगे तब देना पड़ेगा, या फिर 6 महीने के अंदर। फिर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि क्या नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर वाली चीजें टेम्परेरी के अंदर नहीं आते। फिर एंड में कौन सी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को छूट दे दी है, उन्हें एसआर वैसआर पास करने की जरूरत नहीं, ताकि उनका काम इजीली हो जाए। कंसेप्ट समझ में आया। अब मुझे बता कहाँ डाउट था बेटा, हो गया, लैंग्वेज बस इशू था, ये कह रहे हैं समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 20 50,000 फॉर एग्जाम्पल लिमिट है, 50,000 से ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमने तुम्हारे सारे लोन कैलकुलेट किए तो आपका कितना निकला, 70, लेकिन 70 में भी टाइप थे, एक टेम्परेरी थे, या फिर मैं बोलूँ एक शॉर्ट थे, और एक क्या थे, लॉन्ग टर्म थे। इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म 50 था और शॉर्ट टर्म क्या था 20। हमने कहा लिमिट आपकी 50 हो रही है, लिमिट आपकी कितनी हो रही है 50, ठीक है, 50 के ऊपर नहीं जाना है, 50 के ऊपर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर वैसआर पास करना पड़ेगा। हमने जब देखा कि भैया आपका लोन सब मिला के इकट्ठा होकर कितना हो रहा है 70, लेकिन 70 में से 50 तो क्या है लॉन्ग, तो लेना किसको है, लॉन्ग को लेना है, शॉर्ट को कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो आप लिमिट के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट के अंदर हो कि नहीं हो, शॉर्ट को एक्सक्लूड करो, वो ये कह रहे। क्लैरिटी है, शॉर्ट कितना भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि भैया टेंशन हमें लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट अभी पे कर दोगे, शॉर्ट में क्या बोला 6 महीने में पे कर दोगे, तो इसके लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। या फिर शॉर्ट, या फिर मैं उसे बोलूंगी सीजनल क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल दिवाली सीजन आया, ठीक है, अभी हमें स्टॉक बहुत ज्यादा मेंटेन करना है, माल बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमने लोन ले लिया और स्टॉक मेंटेन किया, फिर हमें मालूम है कि भैया दिवाली में अच्छा खासा पैसा निकल जाएगा, तुरंत हम 2 महीने में क्या कर देंगे, चुका देंगे, ठीक है। टाइम बताओ ज्योतिष का, चलो ठीक है बैठ, क्लियर है बच्चों, बोलो। तो कंसेप्ट क्या है, हेडिंग बताओ, पावर एंड रिस्ट्रिक्शन। सेक्शन 179 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है पावर, किस चीज की पावर, बोरिंग करने की। 180 क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शन भी है, एक लिमिट तक बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलेगा, एक रिस्ट्रिक्शन के ऊपर क्या हो जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर उन्होंने ना बोल दिया तो डायरेक्टर लोन
नहीं ले सकते। वो ये कह रहे हैं कि प्लीज आप परमिशन ले लो, ये जो बीच की लाइन है ना, एक मिनट रुको, रीड करने का तरीका समझो। यहां तक समझ में आया? ये बीच का ब्रैकेट स्किप करो, कॉमा जब भी होता है ना बच्चा, वहां सेंटेंस ब्रेक होता है। वो कंटिन्यू ये कह रहा है, एक्सीड करेगा एग्रीगेट लिमिट, एक्सीड करेगा एग्रीगेट लिमिट, तो यहां से कंटिन्यू। आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। बीच में जो उन्होंने पॉइंट डाला है वो बस टेम्परेरी की बात कर रहे भैया, हम इसकी बात नहीं कर रहे। अपार्ट फ्रॉम, जब ये कैलकुलेशन करोगे एक्सीड वाली, तो इसमें टेम्परेरी वाले जो लोन है उसे काउंट मत करना, अपार्ट फ्रॉम। क्लियर है? तो वो बीच का सेंटेंस उसे ब्रेक कर कर पढ़ा करो। क्लियर बच्चा? डन? तो कंक्लूजन समझ में आ गया। 190 पावर देता है, 180 पावर है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट भी करता है कि कितना भी लोन नहीं ले सकते आप, एक लिमिट के बाद एसआर पास कराओ। ठीक? हेडिंग बताओ। कुछ सुनी सुनी सी लग रही है मुझे तो। अल्ट्रा वायरस बोरिंग। क्या हमने अल्ट्रा वायरस पढ़ा है? मेमोरेंडम, आर्टिकल, डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट पढ़ा था ना, सेक्शन 6 पढ़ा था। सेक्शन 6 ओवरराइडिंग, नॉट स्टैंडिंग, क्या बोल रहा है भैया? मैं ही प्रिवेल करूंगा। आप ऐसा कोई भी चीज अपने आर्टिकल में नहीं ले सकते जो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड हो, जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड हो। क्या कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाओगे तो रेटिफाई हो जाता था? मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाओगे तो रेटिफाई हो जाता था? आर्टिकल के बियॉन्ड जाओगे, डायरेक्टर अपनी पावर एक्सीड करता था, हो जाता है। अब यहाँ पे समझो वो किस चीज की बात कर रहा है। सीधी सी बात है, डायरेक्टर के पास लिमिट है 50,000 की, वो मार्केट से लोन कितना ले सकता है? 50,000। हमने कहा 50,000 के ऊपर जाएगा तो क्या करना? एसआर पास करना है। अगर इसके अंदर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर लेता है तो भैया एसआर पास करना पड़ेगा। डायरेक्टर, अब मुझे बताओगे आर्टिकल में 50,000 से ज्यादा बोरो करने की पावर है कि नहीं है? है कि नहीं है? जब मैंने आपसे यहां पर ये बोला कि भैया डायरेक्टर 50 ले सकता है, उसके ऊपर एसआर पास करना है, दैट मीन्स आर्टिकल हाँ बोल रहा है ना। आर्टिकल क्या बोल रहा है? भैया एसआर पास करो, उसके ऊपर ले लो लोन। लेकिन डायरेक्टर ने अपनी पावर को क्या किया? एक्सीड कर दिया। उसने 70,000 का लोन ले लिया विदाउट एसआर पास। तो डायरेक्टर ने क्या किया है? अपनी पावर के बियॉन्ड गया है। लेकिन डायरेक्टर अपनी पावर के बियॉन्ड जाता है, क्या रेटिफाई हो जाता है? हो जाता है ना। अब इन्होंने एसआर पास नहीं किया, लेकिन गलती हो गई, मीटिंग में जाकर बोला कि भैया ये दिक्कतें हैं। तो बच्चा आपको देखना पड़ेगा, अगर मान लो एसआर आर्टिकल में पावर ही नहीं है, आप अपना खुद का आर्टिकल बनाते हो, आर्टिकल में पावर ही नहीं है, उन्होंने कुल मिलाकर बोला भैया है ही कितना? 50 है ही कितना? 50। तो अगर आप आर्टिकल के बियॉन्ड जाते हो, आर्टिकल के बियॉन्ड जाते हो, तो भैया आपको देखना मेमोरेंडम के तो अंदर है, तो आर्टिकल की चीजें ठीक हो जाएंगी और किसकी चीजें ठीक हो जाएंगी? डायरेक्टर के। लेकिन कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाओगे तो ठीक होने वाली नहीं है। तो यही सारी कहानी वो आपको यहाँ पे समझा रहे। चलो, क्या लिखा है? अल्ट्रा वायरस ऑफ बोरिंग, मतलब बोरिंग की लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हो, बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द पावर, हम उसे अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। मीनिंग बता रहे, मीनिंग तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस, फिर से समझा रहे पूरा फर्स्ट चैप्टर, बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट जो बोल रखे हो उसको एक्सीड नहीं करोगे। कंपनी ओनली विद इन द स्कोप ऑफ द पावर बाय द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट को क्रॉस करने वाले नहीं हो। एनीथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम, तो वो क्या होता है? अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्लियर है? क्या हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि अगर अल्ट्रा वायरस के अगेंस्ट जाओगे तो उससे क्या इफेक्ट होने वाले? पढ़ा था। यहाँ पे भी इफेक्ट है, कुछ सुने सुने इफेक्ट लगेंगे। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा है? मतलब बताओ, स्टार्टिंग से ही गलत। भैया आपने ऐसा अमाउंट ले रखा है जो भैया पूरी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हम मानेंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट है, नाइदर दी कंपनी कैन सू नॉर सूट फॉर सच एक्ट, के बाद समझ में आ रही है? तो सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही गलत। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टॉपल का डिक्शनरी मीनिंग बताओ जरा। डिनाई कर रहे हो, ठीक है। तो हम आपको स्टॉपल वाली जो पावर है, अभी तक हमने पढ़ा था पार्टनर बाय स्टॉपल बन रहा था, शेयर होल्डर बन रहा था बाय स्टॉपल। अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, जरा बताओ शेयर होल्डर बन रहा था बाय स्टॉपल, क्या कंसेप्ट था? मना नहीं कर रहा है, जानबूझ के शांत है। फायदे मिलते जा रहे थे तो वो शांत था, लेकिन जिस दिन नुकसान हुआ उस टाइम उसने बोला मना किया, तो उसको बोला कि तुम्हें मना करने से अब हम, है ना, शेयर होल्डर को रिजेक्ट करने से अब नहीं, तुम्हें, सॉरी,
रोकेंगे, तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है भैया तुम शोल्डर हो, ये हमने पढ़ा था कंसेप्ट। चलो, यहाँ स्टॉपल की बात हो रही है, साफ इन्होंने बोला स्टॉपल रेक्टिफिकेशन कैन नॉट कन्वर्ट अल्ट्रा वायरस इनटू इंट्रा वायरस। क्या ये दो टर्म हम समझते हैं, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस? व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्ड द पावर? इंटर वायरस मतलब विद इन द पावर। एग्जाम्पल देके समझेंगे, आ जाओ। क्या लिखा है? द कंसेप्ट, बच्चा टाइम देखो क्या करते हो, आओ जल्दी। द कंसेप्ट ऑफ दिस स्टॉपल और रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी यूज्ड। अब जो स्टॉपल वाला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को तो तुम समझते हो, क्या स्टॉपल वाले कंसेप्ट को समझते हो? क्या है कंसेप्ट? कि बाय स्टॉपल आप वो चीज आप लोगे, है ना। बाय स्टॉपल ये जो कंसेप्ट है इसे आप यूज नहीं करोगे अपने अल्ट्रा वायरस एक्ट को। एग्जाम्पल, एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, क्लोथ कपड़ों से डीलिंग है इनकी, ट्राई टू, ठीक है, लेटर वो क्या बिजनेस करने का सोच रही है? भैया आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है? टेक्सटाइल का। मेमोरेंडम में क्या लिखा है? टेक्सटाइल। लेकिन भैया आप कौन सा काम करने जा रहे हो? रेस्टोरेंट बिजनेस वाज अ पार्ट ऑफ इट्स स्कोप बाय द सिंपल रेक्टिफाइंग। ये कह रहे कि एक काम करते हैं, हमारा मेमोरेंडम में साफ लिखा है कि हम टेक्सटाइल का बिजनेस करेंगे। अब हम बैक डेट से रेटिफाई कर देते और उसमें क्या डाल देते? रेस्टोरेंट का भी बिजनेस डाल देते। अप्रूविंग लेटर कर सकते हो कैसे? बाद में लेटर कर सकते हो। द कोर्ट विल रिजेक्ट दिस, द रेस्टोरेंट एक्टिविटी वाज बियॉन्ड द कंपनी ऑथराइजेशन पावर, इट कैन नॉट बी लीगली वैलिडेट आफ्टर द फैक्ट। पहले आप रेस्टोरेंट का काम डाल दो और बाद में आप उसे ऑल्टर करो, ये काम तो बिल्कुल ही गलत है। याद करो हम क्या करते थे, आपको पेनल्टी तो लगेगी, पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए और परमिशन लेने के बाद आपको काम चालू करना चाहिए। तो पहले ऑल्टर फिर बाद में काम। इसने क्या किया? ऑपोजिट किया। पहले क्या किया इसने? काम चालू कर दिया, बाद में क्या किया उसने? ऑल्टरेशन किया। तो उन्होंने कहा कि आप बैक डेट से, ठीक है, आप इसको क्या नहीं कर सकते? स्टॉपल का मिसयूज नहीं कर सकते। लैंग्वेज एक बार रीड करो। द कंसेप्ट ऑफ दिस स्टॉपल कैन नॉट बी यूज टू वैलिडेट द अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पढ़ क्या रहे? अगर आपने अल्ट्रा वायरस बोरिंग, बच्चा ये बोरिंग को भूलकर अपनी सारी बातें कौन सी बताने लगा है? फर्स्ट चैप्टर अल्ट्रा वायरस की बातें करने लगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है? वॉइड होगा ये। भैया केस हम कॉन्ट्रैक्ट मानते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मानते नहीं तो कोई केस भी नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? स्टॉपल का मिसयूज नहीं करोगे आप, स्टॉपल का मिसयूज नहीं करोगे। इस कंसेप्ट को आप अल्ट्रा वायरस चीजों को बैक बाद में रेक्टिफाई करके उसको इंटर वायरस नहीं करेंगे। पेनल्टी तो सर पे लगेगी, आप कर रहे हो कर दो, लेकिन आपको पहले पेनल्टी चुकानी पड़ेगी तब ये सारे ऑल्टरेशन करो। क्लियर है? और डायरेक्टर क्या हो जाता था? अगर कंपनी लाइबल नहीं है तो डायरेक्टर क्या हो जाता था? पर्सनली लाइबल होता था। लास्ट वाला पॉइंट एक बार पढ़ो, क्या लिखा है? लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस बोरिंग होता है, एक लिमिट तक करना था, ठीक है, the lender may be able to sue the director for the breach of the warranty of the authority if the director deliberately misrepresent their authority। तीन बातें समझ में आई। पहला, void ab initio, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे नहीं तो केस भी नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता? स्टॉपल का मिसयूज आपको करने देंगे नहीं। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता? डायरेक्टर पर्सनली लाइबल। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट में आओ, क्या लिखा है? इंजंक्शन वर्ड का मतलब स्टे लगा देना। समझना, स्टे लगाना। मुझे ईशांत ने क्या दिया? लोन दिया मेरी कंपनी को। ईशांत लेंडर है, इसने मुझे उधार दिया। इसे जैसे ही पता चला कि भाई मेरे मेमोरेंडम आर्टिकल में पावर नहीं है, तो ये मेरे में स्टे लगा सकता है, मुझे क्या कर सकता है? रोक सकता है इस लोन के अमाउंट को यूज करने से। आओ लैंग्वेज रीड करेंगे। द लेंडर हैज बीन गिवन अथॉरिटी अंडर द लॉ टू रिस्ट्रेन द कंपनी। भैया साफ साफ बोल रखा है, जिसने उधार दिया उसके पास फुल पावर है। किस चीज की पावर है? फॉर यूजिंग द मनी लैंड। उधार का पैसा रोका जा सकता है। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, टू स्टॉप। क्लियर है? तो रोका जा सकता है। कितनी बातें पढ़ ली हमने? चार। पहला, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, स्टॉपल का मिसयूज नहीं करने देंगे। तीसरा, डायरेक्टर पर्सनली लायबल। चौथा, जब उसे पता चला तो उसके पास पावर है, अगर लोन का पैसा यूज नहीं हुआ है तो स्टे लगाकर मुझे वो पैसे यूज करने से रोका जाएगा। चार बातें समझ में आ गई? चलो, सबसे घुमाने वाला कंसेप्ट क्या लिखा है? सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब लिखो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबरोगेट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आ जाइए। कंपनी के सर पे थी उधारी, समझना, कंपनी के सर पे क्या थी? उधारी। किसकी उधारी भाई? सप्लायर की। ठीक है, अब सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, फर्नीचर बनाया, सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, फर्नीचर बनाया। अब जो सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा ना, उधार में खरीदा। किस में खरीदा? उधार में। तो भाई
इस सप्लायर को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल हमारा कहते हैं क्रेडिटर है जिसको हमें उधार चुकाना है। मैं कंपनी रॉ मटेरियल उधार में लेके आती हूँ तो मुझे भैया सप्लायर को उधार तो चुकाना पड़ेगा, तो ये ओरिजिनल क्रेडिटर है, उधार में माल लेकर आए। दूसरा, कंपनी के पास पैसे नहीं है इस सप्लायर को देने के लिए, तो कंपनी कहाँ चली जाती है, बैंक के पास। कंपनी किसके पास चली जाती है, बैंक के पास। चलो, बैंक से जाकर उसने क्या ले लिए, पैसे। अब ये पैसे किसको चुकाने वाली है, ये पैसे किसको चुकाने वाली है, इस सप्लायर को जिससे हम उधार में माल लेकर आए थे। यहां तक अभी केस क्लियर है। पहला, मैं कंपनी, मुझे माल चाहिए, उधार में माल लेकर आई, लेकिन इस उधार के माल को चुकाना तो पड़ेगा भाई, पैसे चुकाने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसको अप्रोच करती हूँ, बैंक को। बैंक से जितना लोन का पैसा आता है वो पैसा किसको उठा के दे देती हूँ, सप्लायर को। यहां तक चीजें क्लियर है। लेकिन जब मैंने बैंक से लोन लिया तो मैंने क्या किया, ये मेरे मेमोरेंडम में पावर नहीं थी। सप्लायर से उधार ले सकती हूँ लेकिन मेरे आर्टिकल में पावर किस चीज की नहीं थी, मेरे मेमोरेंडम में पावर किस चीज की नहीं थी, बैंक से लेने की। द कंपनी यूज द बोरोड मनी टू पे, ये वही मैंने बताया कि सप्लायर को पैसा उसने चुकाया। लेंडर के पास उन्होंने क्या बोल दिया, स्टेप्स इनटू दी, क्या लिखा है, सप्लायर पोजीशन। जैसे ही बैंक को पता चला, जैसे ही बैंक को पता चला कि भैया ये तो बोरिंग इसके पास थी नहीं पावर, अल्ट्रावायरस बोरिंग हो रही है, तो जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था उसके पास पावर है स्टे करने की। अगर पैसा बचा तो स्टे लगा देता, पैसा तो पूरा चुका चुका है। तो उसने कहा कि भाई लेंडर के पास क्या पावर आ जाएगी, सप्लायर वाली पोजीशन आ जाएगी। उसका भी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, सप्लायर वाला, सप्लायर को जैसे वो उधार चुकाने वाला था वैसे ही इसको भी सप्लायर जैसे उधार चुकाएगा। तो घुमा कर बस कहानी ये है, अभी तक जो रियल में सप्लायर था उसका सब्स्टिट्यूट सप्लायर कौन बन गया, बैंक बन गया। उसका सब्स्टिट्यूट सप्लायर कौन बन गया, बैंक। कंपनी नाउ ओ द लेंडर द सेम अमाउंट जितना उसने सप्लायर को दिया। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं, एक तरफ आपका सप्लायर है, एक तरफ आपकी कंपनी है, एक तरफ आपका बैंक। उधार में माल दिया, इसने भैया बैंक से पैसे लिए, इसका माल चुका दिया, ठीक है कि भैया उधारी मैंने तेरी चुका दी। लेकिन जब पता चला कि भैया ये तो पावर में ही नहीं था, तो इन्होंने कहा कि भाई कंपनी तुम क्या बन जाओगे, सप्लायर के क्या बन जाओगे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चुका चुका है तो अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको चुकाने की, बैंक को चुकाने की। अब आओ एक बार लैंग्वेज मेरे साथ रीड करो। सब्रोगेशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट बनना। Where the money is ultra virus of the borrowing has been used pay off किसको, lawful debt। lawful debt कौन सा वाला था, सप्लायर। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कौन था, सप्लायर ऑफ द कंपनी। he would be subrogate to the position of the creditor paid off। subrogate मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट बन गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बन गया। तो साफ इन्होंने बोला एक्चुअल में एक केस हुआ था, उस केस के कंक्लूजन से कोर्ट ने ये बोला था, एबल टू प्रोटेक्ट, उसे किसे बचाना है, किसे बचाना है, प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लॉस, बैंक को जो लॉस हो रहा है। While the debt burden of the company is no way increase, इनका उधार बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं उधार बढ़ा, पहले जो सप्लायर को चुकाना था उसी से तो लोन लेकर चुकाया, पहले भी लोन उतना ही था, लोन एक चुका नहीं पा रही, इसकी टोपी उसके सर पर बस घुमाया उसने। ठीक है, इसको चुकाना था, इसको नहीं चुका पा रही है, बहुत हल्ला मचा रहा है, चलो बैंक से लेकर इसको चुका दो। तो क्या कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ, उतना ही है, एक डेट को चुकाने के लिए दूसरा डेट का जुगाड़ किया, दैट्स इट। तो इन्होंने कहा कि वो जो बैंक होगा वो सब्स्टिट्यूट वाली फीलिंग होगी, उसकी सब्रोगेशन वाली फीलिंग होगी। क्लियर है, यही होगा। हाँ, बस ये सब्रोगेशन टर्म सिखाना चाहते थे कि वो सब्रोगेट वाली पोजीशन में आएगा, वो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। बस इस कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने घुमा कर ये बात बताई जो सीधी भी बताई जा सकती थी। हाँ, अब देखो वैसे कंपनी के बाद फिर कहानी किसकी आ जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, अब सप्लायर ने तो सही बोला, सप्लायर ने सही बोला, बैंक को भी बताया गया, बैंक को भी बताया गया भैया ये लोन हम उसके लिए चुका रहे, तब तक तो वो शांत था, तो सारी चीजें नॉलेज में थी, इस कारण से कंपनी में बात आ जाएगी। लेकिन कैसे भी पता चला कि डायरेक्टर ने ये थोड़ा सा फ्रॉड करके किया, तो यस फिर डायरेक्टर क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा। क्लैरिटी है, वापस हेडिंग बताओ क्या बोलता है। हम अल्ट्रावायरस बोरिंग पढ़ रहे हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, पहला क्या बोलता है, वॉइड हो जाएगा एबिनिशो। दूसरा क्या बोलता है, स्टॉपल का मिसयूज करने नहीं देंगे। थर्ड क्या बोलता है, पता चला तो स्टे ऑर्डर, अगर पैसा यूज नहीं हुआ है तो, अगर पैसा यूज हो गया तो स्टे ऑर्डर लगा के भी क्या ही कर लोगे। इंजंक्शन, वापस इंजंक्शन क्या बोलता है, स्टे लगाना। ईशांत ने पैसा दिया, रखा है मेरे बैंक अकाउंट में, मैं यूज करने वाली हूं, तो स्टे लगा देगा, अब पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगी। अगर सही समय पे पता चल गया तो
नहीं पता चला भैया यूज कर चुके तो लेट हो चुके ना वैसे भी, तो डायरेक्टर पर्सनली लाइबल है। क्लियर है बच्चों? पक्का? बैंक लगाएगा जिसने लोन दिया है ना। देखो, प्रोसेस डिटेल में जाएंगे तो कोर्ट ही है, बैंक के पास पावर है स्टे लगाने की, तो बैंक एप्लीकेशन देगा कोर्ट को और कोर्ट ही स्टे लगाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन पावर किसके पास है स्टे लगवाने की? कोर्ट के पास। लेकिन मैं कहूंगी तो तुम्हें आंसर क्या देना पड़ेगा? बैंक का राइट है ना स्टे लगाने का, वो प्रोसेस के अंदर आ रहा है ना कि भैया कोर्ट की हेल्प लेगा स्टे लगवाएगा। क्लियर है? चलो, सब्रोगेशन में क्या बोलता है? अभी तक जो सप्लायर को पे करना था, अब वो किसको पे करना पड़ेगा? ठीक है, अब अगर लाइबिलिटी सर पे आ जाती है पर्सनली किसके? डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर को जो अभी तक सप्लायर को पे करना था वो अब किसको पे करेगा? बैंक को। क्लियर है? पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? पूरा रिपीट, आओ मेरे साथ रीड करो। यहां पे बोल रहे हैं भाई दो टाइप की पावर है, एक है कंपनीज बोरिंग पावर और एक क्या बोला? अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर टू बोरो। तो क्या मैं दो टाइप की बोरिंग पावर बोल सकती हूँ? एक डायरेक्टर की, कंपनी के मतलब उसके शेयर होल्डर की। लिमिट क्रॉस करोगे, इन्होंने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल 50,000 किसके पास दे दी पावर? डायरेक्टर को, और 70 तक का कितना है मतलब एक्स्ट्रा 20 और ऊपर जाना है तो किसके पास है? कंपनी की पावर। कंपनी की पावर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दो टाइप की पावर आ जाइए। डायरेक्टर बोरो मनी बियॉन्ड देयर अथॉरिटी बट नॉट अल्ट्रा वायरस ऑफ दी कंपनी। डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी के तो बियॉन्ड जा सकता है, 50 का 70 तो कर सकता है, लेकिन क्या 70 के ऊपर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? इसे हम इंट्रावायरस बोलते हैं। 70 तक का लोन ले रहे हो तो ये इंट्रावायरस ही है, क्योंकि आर्टिकल में तो पावर दे रखी है, कंपनी को तो पावर बनती है 70 तक की। आप 50 से ऊपर जाओगे तो आपकी गलती को सुधारा जा सकता है बाय दी शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, यही इंट्रावायरस तो है। इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझा रहे। कंपनी हमेशा लाइबल रहेगी लेंडर अगर अपने तरफ से किस में काम कर रहा है? गुड फेथ में कर रहा है, क्योंकि ये रेटिफाई बाय दी कंपनी होगा। बच्चों ये कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, वापस कंसेप्ट समझो। एक होता है अल्ट्रा वायरस, एक होता है इंट्रा वायरस। इन्होंने कहा 50,000 डायरेक्टर की पावर, कंपनी की पावर 70। ठीक है, डायरेक्टर 60,000 का लोन लेता है, तो डायरेक्टर ने अपनी पावर को तो अल्ट्रा वायरस किया है, लेकिन कंपनी के तो इंट्रा वायरस है ना, तो रेटिफाई हो जाएगा। इन्होंने कहा कि बस लेंडर को हमेशा देखना घूर घूर कर, क्या वो गुड फेथ में कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता था उसके साथ ये गलत हो रहा है। अगर उसे कुछ नहीं पता था तो यस इसे रेटिफाई किया जाएगा और शेयर होल्डर इसे ठीक कर देंगे और डायरेक्टर के बिहाफ में कंपनी पे करेगी। क्लियर है? डन? कहां पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब सेम चीज ये मोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है, एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया है कि भैया 100 लाख का लोन था, तो जो मैंने अभी 50-70 में समझा है वही एग्जाम्पल देकर समझा है। तो भैया एग्जाम्पल एक बार रीड करेंगे। क्या कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट याद आ रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद आ रहा है? इंडोर मैनेजमेंट किसकी हेल्प करता था? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता था। क्या ये केस याद आ रहा है? रॉयल ब्रिटिश बैंक क्या था? वेरी गुड, गलत रेजोल्यूशन। अब उन्होंने साइन अंदर रेजोल्यूशन क्या कर रखा है भैया ये तो हमें पता नहीं, सामने तो आप दिखा देते हो। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर। आपका इंटरनल मैनेजमेंट कुछ भी चल रहा हो बाहर वाले को पता चलेगा नहीं। तो यहाँ पे बस उन्होंने इसी का वास्ता देके ये सारी चीजें समझाई है। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर का रिपीटेटिव पोर्शन है। यहाँ तक चीजें क्लियर? पक्का? चल, कुछ केसेस दिख रहे हैं? टोटल काउंट करो कितने केस है। अब थोड़ा समझो डिटेल में। जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद केसेस आते हैं। कंसेप्ट को एक बार फटाफट क्विक रिवाइज। ठीक है, चैप्टर का नाम बताओ। डेट इंस्ट्रूमेंट कितने पार्ट में डिवाइड है? दो। पहला पार्ट क्या है? डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड। सेकंड पार्ट क्या है? डिपॉजिट। हमने डिबेंचर बॉन्ड स्टार्ट किया, लेकिन अभी डिबेंचर बॉन्ड स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तुम्हें ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे। बैकग्राउंड में बता रहे भैया एक लोन होता है एक डेट होता है। क्या लोन और डेट डिफरेंस होते हैं? जनरल रूल इंटरचेंज होता है, सेम होता है। एक्सेप्शन एक स्मॉल डिफरेंस है, क्या? वेरी गुड। जो डेट होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कंपनी वर्ड यूज करती है। कंपनी जब मार्केट से फंड रेस करती है लोन के थ्रू तो वो डेट वर्ड यूज करती है, और बैंक से जाके लेते हो तो भैया लोन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? चलो, फिर हम धीरे से नीचे जाते हैं, सेक्शन 179 और सेक्शन 180 को पढ़ते हैं। सेक्शन 179 बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फुल पावर है, जाके बोरोइंग कर लो। 189 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन,
एक लिमिट तक आप कर सकते हो, 179 में जो पावर दी ना वो एक लिमिट तक है। 180 ने वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, एसआर पास करो, लिमिट क्रॉस करोगे तो। अब क्या एक्सीड करोगे, जो भी उन्होंने एग्रीगेट पेड अप सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी अमाउंट बताया नहीं क्योंकि उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, बस बोला एक लिमिट है, लिमिट को क्रॉस करोगे तो एसआर, नहीं करोगे तो बीआर से काम चलेगा। क्लैरिटी। फिर उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा, अल्ट्रा वायरस बोरिंग ये सब पढ़ा और उसके कॉन्सिक्वेंस पढ़े। अब आ जाओ हम केसेस में। तो बोरिंग से रिलेटेड केस है, पहला रीड करो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। सिंपल रीड करो, आ रहा है समझ में। इफ अ कंपनी बोरो बियॉन्ड इट्स पावर, अगर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की पावर बियॉन्ड हो रही है, मतलब अल्ट्रा वायरस हो रहा है, कंपनी के ऊपर चले गए आप, नो डेट इज क्रिएटेड एंड द लेंडर कैन नॉट क्लेम रीपेमेंट। हमने कहा था भैया दो टाइप की अभी पावर पड़ी, एक है कंपनी की पावर, एक है डायरेक्टर की। डायरेक्टर की पावर एग्जाम्पल 50,000 70,000, 50,000 के ऊपर जा सकते हो, रेक्टिफाई कर दे जाए, लेकिन 70,000 के ऊपर जाओगे तो रेक्टिफाई होगा क्या, नहीं। इफ द कंपनी बोरो बियॉन्ड इट्स पावर, 70,000 से ऊपर जाते हो तो नो डेट इज क्रिएटेड, हम मानेंगे नहीं डेट है, आपको तो देख समझ कर आना चाहिए था। द लेंडर कैन नॉट क्लेम द रीपेमेंट, क्योंकि कंपनी के बियॉन्ड ही था, तुमने देखा क्यों नहीं अपना आर्टिकल मेमोरेंडम पढ़कर क्यों नहीं आए, ठीक है। द कंपनीज एजेंट कैन नॉट एक्सटेंड देयर पावर बियॉन्ड व्हाट इज ऑथराइज, भैया जितनी ऑथराइजेशन दे रखी है ना उतना ही है। डायरेक्टर का फिर भी 50 का 70 कर सकते हो, लेकिन कंपनी का 70 का क्या 90 कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, डायरेक्टर बोरिंग बियॉन्ड देयर अथॉरिटी में पर्सनली लाइबल, डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी पर्सनली बढ़ा ली, ठीक है। लोन लेना था 50 का, वो 1 लाख लेकर घूम रहे, तो वो क्या हो जाएंगे, personally liable for the damage under the implied warranty if the borrowing is unauthorized by the company। कंपनी ने ऑथराइजेशन नहीं दी है तो डायरेक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा, पर्सनली लाइबल। पहले दो केस क्लियर है। पहला, कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाते हो, ठीक है, तो भैया कौन लाइबल, डायरेक्टर ही पर्सनली लाइबल। उन्होंने बोला ना कंपनी नहीं होगी, दैट मीन्स कौन होगा, डायरेक्टर। दूसरे केस में क्या बोला, डायरेक्टर पर्सनल लाइबल, क्योंकि उसके पास ऑथराइजेशन नहीं थी, उसने उस ऑथराइजेशन को क्या कर लिया, एक्सीड। पहले दो केस क्लियर। तीसरा, इफ अ कंपनी हैज लिमिटेड बोरिंग पावर, कंपनी के पास लिमिटेड बोरिंग पावर है, एक्सीड देम ओनली द एक्सेस अमाउंट इन एक्सेस अमाउंट, एग्जाम्पल, वेरी गुड, उन्होंने कहा वो 20,000 अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, 50 तो सही रहेगा, तो जो एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है, ओनली द एक्सेस अमाउंट इज अल्ट्रा वायरस, नॉट द होल ट्रांजैक्शन। तीसरा पॉइंट क्लियर है। पहला, कंपनी के बियॉन्ड जाओगे तो भैया कंपनी लाइबल नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो भैया डायरेक्टर पे बात आती है। सेकंड बोलता है भैया डायरेक्टर की ऑथराइजेशन थी 50 की, रेटिफाई नहीं हुआ, तो वो वैसे भी पर्सनली लाइबल होने वाला है। थर्ड वाला बोलता है कि भाई जो वो एक्सेस अमाउंट है ना, बस उसके लिए, 50 के लिए नहीं, 20 अमाउंट जो एक्सेस है उसके ऊपर वो लाइबल होता है। 3 पॉइंट क्लियर। आऊं चौथे में, शेयरहोल्डर अप्रूवल कैन वैलिड अनऑथराइज बोरिंग, ये तो हमने बोला ही है, रेटिफाई करेंगे शेयरहोल्डर के ऊपर है, कर भी सकते नहीं कर सकते अब उनकी मर्जी, क्योंकि वो तो रेजोल्यूशन पास करेंगे। शेयरहोल्डर अप्रूवल कैन वैलिडेट द अनऑथराइज बोरिंग बाय द डायरेक्टर अनलेस इट्स एक्सीड देयर पावर, अगर उसने अपना पावर एक्सीड किया तो यस वो रेटिफाई हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। कितनी बातें हो गई, पांचवी, बोरिंग इज अनऑथराइज, कंपनी लाइबल इफ फंड ऑब्टेन वर यूटिलाइज फॉर दी, मैं डायरेक्टर आईटेक्स की, मैंने ज्यादा मार्केट से पैसा उठा लिया, लोन उठा लिया, जो कंपनी के पावर के क्या थी, बियॉन्ड थी, लेकिन ये मैंने अपने पर्सनल यूज नहीं किया, किसके फायदे के लिए यूज किया, कंपनी के। कंपनी ने प्रॉपर उसका फायदा भी उठाया है और कंपनी को पता है कि हाँ इसने ऐसा गलत काम किया है, तो भाई ये तो फ्रॉड चीटिंग हो रही है ना। अगर कोई डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर अनऑथराइज तरीके से करता है तो कंपनी लाइबल हो जाएगी, कंडीशन कंपनी ने उसका भरपूर फायदा उठाया है तो। क्लियर है, क्लियर है, नहीं फिर से 5 बातें फटाफट। पहला क्या बोलता है, बियॉन्ड जाओगे तो कंपनी लाइबल नहीं है, पढ़कर आना था आर्टिकल मेमोरेंडम। सेकंड क्या बोलता है, डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो जाएगा। तीसरा क्या बोलता है, एक्सेस अमाउंट के लिए फंसोगे। फोर्थ क्या बोलता है, शेयरहोल्डर चाहे तो रेटिफाई कर सकते हैं, भाई बस ये ना हो कंपनी के ऊपर चले गए, कंपनी के ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट फिर से, फिफ्थ बोलता है
मिटा दो एक बार। फिफ्थ बोलता है इवन इफ बोरिंग इज अनऑथराइज, हम मान रहे हैं डायरेक्टर की गलती है, डायरेक्टर नालायक, उसने अनऑथराइज तरीके से 70 तक का लिया, ठीक है, 70 तक का अमाउंट लिया, तो इसने बोला 70 नहीं 90, 1 लाख तक का अमाउंट लिया, लेकिन कंपनी को, वैसे तो कंपनी लाइबल नहीं है, गलती किसकी, डायरेक्टर की, डायरेक्टर ने किसके यूज के लिए किया, कंपनी, और कंपनी ने क्या किया, फंड ऑब्टेन वर बी यूटिलाइज फॉर दी, कंपनी ने प्रॉपर इसका फायदा लिया है और जानबूझकर वो इसका फायदा भी ले रही थी। फॉर एग्जाम्पल हम सबकी प्लानिंग है, लेकिन मैं बस ऑन रिकॉर्ड गलत शो रही हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड क्या गलत शो रही हूँ कि भैया 1 लाख का लिया, ठीक है मेरी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी, इन्होंने कहा कि तेरी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, ये तुम्हारी मिली भगत है, कंपनी भी लाइबल हो जाएगी अगर ये शो हो जाता है कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी इज लाइबल इफ द फंड ऑब्टेन वर बी यूटिलाइज फॉर दी कंपनीज बेनिफिट। साफ दिख रहा है कंपनी ने अपना कोई उधार चुकाया, इससे मेरा पर्सनल उधार चुका है क्या, कंपनी का चुका है, तो कंपनी का चुका है तो कंपनी यहां पर क्या हो जाएगी, लाइबल। अगर यूटिलाइजेशन उनके पर्पस हुआ है, चीटिंग फ्रॉड हुआ है, अगर ये प्रूफ में शो हो जाता है तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, चलो 5 बातें क्लियर है, बढ़ो आगे। 6 पॉइंट, पहले समरी पढ़ेंगे, इसका केस समझेंगे पहले। इन दिस केस मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देखो 6 और 8 दोनों को साथ में पढ़ेंगे, पहले तुम्हें केस क्लियर कर दूं। यहां पे जो लोन लिया गया था कंपनी के नाम पे लिया गया था, 6th वाले केस में किसके नाम पे लिया गया है, कंपनी के नाम पे। लास्ट वाला जो 8th वाला केस है वो किसके नाम पे लिया गया है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर उसके नाम पे। तो दोनों में केस में डिफरेंस समझ में आया। पहला वाला 6th वाला केस क्या बोलता है, कंपनी के नाम पे, और लास्ट वाला केस क्या बोलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पे। चलो तो पहला केस 6 वाला रीड करेंगे। इन दिस केस द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोरोड अ लार्ज सम ऑफ मनी, उधार किसने लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, किसके नाम पे लिया, कंपनी के नाम पे। मिस अप्रोप्रिएट दम, मतलब उसने कंपनी के नाम पे लिया और कंपनी के लिए यूज नहीं किया, किसी और के लिए ही यूज किया। द कोर्ट हेल्ड दैट कंपनी वुड स्टिल बी लायबल फॉर द बोरोड अमाउंट इवन दो द मैनेजिंग डायरेक्टर यूज द फंड फॉर द पर्सनल पर्पस। कंक्लूजन ये है, कंपनी स्टिल हेल्ड लायबल इफ द बोरिंग इज विद इन द पावर इवन इफ द ऑफिसर मिसयूज द फंड प्रोवाइडेड दैट, हमारी कंडीशन ये है, यहां गेम ये था, अगर लेंडर को नहीं पता, अगर लेंडर को नहीं पता भैया ये मैनेजिंग डायरेक्टर, समझना, एसबीआई बैंक ने आईटेक्स के नाम पे लोन दिया, समझना, एसबीआई बैंक ने किसके नाम पे दिया, आईटेक्स। बच्चों अब आईटेक्स के अंदर मैं उस पैसे को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करती हूँ, तो इसमें बैंक की क्या गलती, बैंक को अंदर का कुछ पता है क्या कि तुम्हारा भैया एक घर बन रहा है कि आईटेक्स का कोई ऑफिस बन रहा है, उसे क्या पता किसका बन रहा है। तो साफ बोला कि भैया लाइबल कंपनी होगी, किसको चुकाने के लिए, बैंक को चुकाने के लिए, क्योंकि उसने तो कंपनी के नाम पे दिया, तुमने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, उसे ये सारी बातें नहीं पता। ये ध्यान रखना, लेंडर को ये बात नहीं पता है तो फिर लाइबल हो जाएंगे, लेंडर को ये बात पता थी। वापस, ये लिमिट विमिट की बात नहीं हो रही है, लिमिट के अंदर तो है ही, मतलब हर तरीके से चीजें सही है, लिमिट के अंदर आया है, ये एक अलग से केस बता रहे, ठीक है। 50, कंपनी कितने का तक का ले रही है, 50 तक का, उनको क्या करना है, ऊपर जाना है 70 के लिए, तो बी आर और ऐसा, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कंपनी कह रही है कि भैया हमने ना प्रॉपर एस आर वैस आर पास कर कर 70 तक का लिया, ले लिया, बैंक ने तो दे दिया ना। अब तुमने अकाउंट में पैसे ले लिए और मैनेजिंग डायरेक्टर इसे अपना पर्सनल घर बनाने के लिए यूज कर रहा है, ये कैसे बैंक को पता चलेगा, ये तो तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट हो गया ना। और अगर ये तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट है तो भैया बैंक को आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो अज्यूम कर रहा है मैंने तुमको दिया, कंपनी को ही वसूलना पड़ेगा, कंपनी को अपना रिकवर करना पड़ेगा। अब कंपनी तुरंत में तो बैंक को पैसे दे देगी, अब कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर पकड़ेगी ना, वो उसका अलग मैटर है, लेकिन बैंक किसके ऊपर एलिगेशंस लगाएगा, कंपनी पे, वो थोड़ा ना मैनेजिंग डायरेक्टर, भैया तुम्हारा मैनेजिंग डायरेक्टर, तुम निपटो, तुमको अपने प्रोजेक्ट में लगाना था, वो कहां से अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, क्या ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे लिमिट विमिट की तो बात ही नहीं हो रही, वो ये कह रहे हर तरीके से चीजें सही है, गलती कहाँ हुई, अंदर इंटरनल, इंटरनल मैटर में हम कुछ भी नहीं देखते भैया। वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कर कर आया था, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सब पढ़कर वो आया था डॉक्यूमेंट। इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, तुम्हारा अंदर इंडोर क्या चल रहा है, मुझे क्या ही लेना देना, तो साफ बैंक को उसका पैसा मिलेगा और कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब
आईटेक्स कंपनी मुझ पे अलग से केस बनाएगी, पर्सनली मुझे लाइबल करेगी, जितना भी उसको कंपनसेशन उसको देना पड़े वो, लेकिन अलग केस होगा। लेकिन यहाँ बैंक और कंपनी की बात करें तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आए निकिता, क्या डाउट है बेटा? हाँ, उस मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ऑथराइजेशन है, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे ऑथराइजेशन दे दी, भैया मैं करप्ट हूँ, मैं बैंक से लेकर आती हूँ, तुमने कहा वहां दे देना, वहां से मैं अपने घर की तरफ चले जाती हूँ, वहां पैसे दे देती हूँ, इसमें किसका कंट्रोल भाई? किसी का कंट्रोल नहीं। तो इसने कहा कि भैया बैंक तो कंपनी से लेगा ना, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना बच्चा, करप्शन तो हर जगह है ना, कंपनी के नाम पे सब कुछ, बैंक ने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी फुलफिल करी, यहाँ इंसान ही गड़बड़ निकला तो कंपनी तो लाइबल रहेगी, उसका एम्प्लॉय है वो। समझ में आया? पक्का? अब एक बार नीचे वाला पहले एट केस में आ जाओ, यहाँ किसके नाम पर लिया है? मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पर। इन दिस केस मैनेजिंग डायरेक्टर बोरो मनी फ्रॉम दी थर्ड पार्टी इन दी जोन नेम, वहां किसके नाम पे था? कंपनी के नाम पर, तो बैंक ने तो कंपनी को दिया था वहां, यहाँ वो थर्ड पार्टी ने किसको दिया है? इंसान के नाम पर दिया है, ठीक है, मतलब वो मैनेजिंग डायरेक्टर। The court found that although the borrowed amount was indeed used for the company's benefit, the fact that a loan was insufficient to bind the company। भैया तुम्हारा लोन मैनेजिंग डायरेक्टर को था, अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद से समाज सेवा करी, उसने कहा मैं कंपनी के लिए यूज करूंगा, ठीक है, और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है भैया कंपनी लाइबल होगी, क्या कंपनी लाइबल होगी? इसीलिए मैंने तुम्हें पहले क्लियर कर दिया था, एक लोन कंपनी के नाम का है और एक लोन किसके नाम का? मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी के नाम का लोन मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, लाइबल कौन रहेगा? कंपनी। वापस 7 8, नाम किसका? लोन किसके नाम पर? कंपनी के नाम पे। लोन किसके नाम पर? एमडी के नाम पे। यूज किसके नाम पर? वह एमडी के। पर्सनल यूज किसके नाम पे? वह कंपनी के। तो उन्होंने कहा भैया हमें कोई लेना देना नहीं, कंपनी के नाम का लोन ना कंपनी लाइबल, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पे लोन ना मैनेजिंग डायरेक्टर। अब भले तुमने कंपनी के नाम पर तुमने अपना खुद का है ना डोनेशन किया, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्लियर है बच्चों? पक्का? बीच का एक केस रह गया, आओ सिंपल है ये। If managing agent borrow without authority, not for the company's benefit, the company is not liable। भैया ऑथराइजेशन थी, एमडी के पास ऑथराइजेशन थी नहीं, और कंपनी के लिए यूज भी नहीं किया, तो कंपनी क्यों लाइबल होगी? कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है? क्या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब होते, कंपनी के नाम पर बोरिंग कर सकते हैं? हाँ, 179 बोलता है कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद 180 बोलता है एसआर पास करवाना पड़ेगा। सारे केसेस पढ़े, केसेस का कंक्लूजन यही है, लिमिट के अंदर बीआर, लिमिट के ऊपर एसआर। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पे ये बोलते हैं कि भैया किसके नाम पे लिया? कंपनी के। यूज किसके लिए? क्या? पर्सनल, कंपनी ही लायबल रहेगी। किसके नाम पे लिया? एमडी के नाम पर। यूज किया कंपनी के नाम पे, एमडी लायबल रहेगा। बात समझ में आ रही है? कंक्लूजन समझ में आया सारे केसेस के? तो ये था फर्स्ट फर्स्ट कंसेप्ट जो आपको एकदम क्लियर। अब एकदम इतनी जनरल बातें आएंगी, तुम्हें लगेगा कि यार ये बच्चों की तरह हमें पढ़ा क्यों रहे हैं। आ जाओ, क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ बोरिंग। पहला टाइप क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन लिखो। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लंबे समय के लिए, 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिया भैया, क्या खरीद रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ऑफिस, जमीन, बड़ी बड़ी चीजें। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जो 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल बोल रहे भैया वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है। मीडियम टर्म, जब लॉन्ग टर्म 1 साल के अंदर है और लॉन्ग टर्म 5 के ऊपर है, तो मीडियम क्या होगा? 1 से ऊपर और 5 के अंदर। यही लिखा है भाई इन्होंने भी, 1 से 5 तक के साल के। एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक, जनरली परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स, डिपेंड, जमीन छोटी बड़ी, ठीक है। चलिए, सिक्योर तो जानते हो बचपन से, गिरवी रखा है। अब टर्म थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज किया उन्होंने, क्या लिखा है? रिकोर्स टू दी एसेट। रिकोर्स मतलब लीगल राइट टू सीज दी एसेट। सिक्योर्ड मतलब क्या? सिक्योर्ड मतलब क्या? गिरवी, कोलेट्रल, कोलेट्रल, ठीक है। नीचे अनसिक्योर्ड में उन्होंने थोड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि भैया नो कोलेट्रल, ऊपर कोलेट्रल लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है? सिंडिकेट, थोड़ी देर से समझाऊंगी सिंडिकेट। बायलेटरल, यूनिलेटरल समझते हैं, सिंगल। बायलेटरल मतलब दो, कुछ नहीं बताया, चिल्लर है, एक तरफ कंपनी दूसरी तरफ बैंक, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है लोन का, दैट वाज बायलेटरल अग्रीमेंट, खत्म। बोरिंग, कंपनी ने लिया भैया बैंक से उठाया, दैट वाज बायलेटरल। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्राइवेट, बैंक से उठाया तो प्राइवेट, जनता से लिया मतलब डिबेंचर और बॉन्ड्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले?
डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ही पढ़ने वाले कि भैया पब्लिक से भी तुम उधार ले सकते हो, बैंक से लोगे तो प्राइवेटली लिया आपने, लेकिन जनता से लिया मतलब डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। क्या ये टाइप समझ में आए? सब चिल्लर टाइप। एक ही समझने लायक वाला है जो आपके लिए एकदम नया होगा, दैट वाज सिंडिकेट। सिंडिकेट वर्ड का मतलब, डिक्शनरी वर्ड का मतलब बता रही हूँ, ग्रुप। सिंडिकेट मतलब क्या होता है? ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेंडर्स की बात हो रही है, मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं भैया कैसे हो रही है। आओ, एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एबीसी कंपनी, ठीक है। इस कंपनी को पैसे की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत है भैया? $500 मिलियन। बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। उसे कुछ इंटरनेशनल काम करने हैं। एक बैंक है, बैंक ए। इसने कहा भैया इतना रिस्क मुझे नहीं लेना, डूब गया तो क्या होगा? तो वो क्या करता है? चार पांच बैंकों को इकट्ठा करता है, चार पांच बैंकों को इकट्ठा करता है। ए बैंक बोलता है कि भैया हाई रिस्क है, तो वो बी को, सी को, डी को पकड़ेगा और सबका मिलाकर $500 मिलियन वो उसे पकड़ा देगा। तो बैंक के कितना देगा? 200। बी सी डी ये सब दे रहा है। टुगेदर द बैंक फ्रॉम सिंडिकेट, सिंडिकेट मतलब क्या बताया? इकट्ठा, ग्रुप, ठीक है। प्रोवाइड, मिलकर ये एबीसी को दे रहे हैं, लेकिन जो वो अग्रीमेंट होगा ना, वो सिंगल लोन अग्रीमेंट, मतलब एक ही अग्रीमेंट मैं साइन कर रही हूँ, मुझे 500 मिल रहा है, और इसमें साइन बाकी के बैंक्स भी कर रहे हैं एक ही अग्रीमेंट के। मतलब मैंने इन कितने हैं, चार बैंक के साथ क्या चार अग्रीमेंट किए? नहीं। अगर चार बैंक के साथ चार अग्रीमेंट किए तो लोन नॉर्मल अग्रीमेंट हो गया। सिंडिकेट इसे तब बोला जाएगा जब एक ही लोन अग्रीमेंट में सारे बैंक इकट्ठा होकर लोन देने को तैयार होंगे, और इकट्ठा लिया तो भैया इकट्ठा ही चुकाना पड़ेगा। क्या सिंडिकेट, सिंडिकेट वर्ड का मतलब समझ में आया? अब देखो कंसेप्ट क्या लिखा है, सिंडिकेट बोरिंग, समझ में आया? रीड करो। इफ बोरोअर रिक्वायर्ड लार्ज या फिर सोफिस्टिकेटेड बोरिंग फैसिलिटी इज कॉमनली प्रोवाइडेड बाय, कौन देता है? ग्रुप ऑफ लेंडर्स, मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स, ठीक है। क्लैरिटी है? तो अलग अलग टाइप की हमने बोरिंग पढ़ी, समझने लायक जो आपके लिए थी वो सिंडिकेट बोरिंग ही थी, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें तो वर्ड कॉमन है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? पैसों को फंड की जरूरत है, उसके पास दो तरीके, एक तरफ क्या होता है? इक्विटी, दूसरी तरफ क्या है? डेट, और तीसरा उन्होंने बोला भैया बैंक से जाकर लोन। इक्विटी मतलब इक्विटी शोल्डर, डेट मतलब क्या? डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डेट मतलब क्या? डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ठीक है। और बोरिंग फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक से जाकर लेने का ना, प्राइवेट तरीके से लिया हमने, ठीक है। अब इन्होंने कहा डेट में क्या होता है? एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट होता है, एक स्पेसिफाइड डेट होता है जिसमें पे किया जाता है। आजकल कंपनीज क्या कर रही है? डेट को यूज करती है ज्यादातर। क्यों यूज करती है? क्योंकि भैया लेस एक्सपेंसिव होता है, एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है देना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा शेयर देने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पूरा कंसेप्ट सिंपल चिल्लर फॉर्म बता रहा है। चिल्लर फॉर्म क्या है? कंपनी के पास अलग अलग तरीके हैं फंड रेज करने के, इक्विटी है, डेट है, और तीसरा जाकर बोरिंग कर लो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। नीचे ही आपको यहां से आपका पार्ट चालू होता है जो डिबेंचर और बॉन्ड्स को देता है। अभी तक आपको बस बैकग्राउंड समझाया जा रहा था कि लोन क्या होता है, डेट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। क्या ये बैकग्राउंड समझ में आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, ये सारी बातें बताई जा रही थी। क्लियर है? पक्का? हेडिंग, अब डिबेंचर और बॉन्ड्स का मीनिंग बताना पड़ेगा क्या तुम लोग को? बचपन से पढ़ रहे हो। मीनिंग क्या लिखा है? डिबेंचर मतलब क्या है? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक्नॉलेज होता है कि हाँ कंपनी ने एक्नॉलेजिंग कर रही है, कंपनी उधार लिया है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको क्या मिलता है? एक पीरियोडिकल इंटरवल ऑप्शन में मिलता है, क्या? इंटरेस्ट, फिक्स रेट में, दैट्स इट। मीनिंग दे रखा है। अब इन्होंने, अब ये हेडिंग हेडिंग से पढ़ना, डिटेल में नहीं जाना। सेबी ने डेफिनेशन दे रखी है, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है? क्या होगा? कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है? अब दोनों में जरा मुझे डिफरेंस बताओ। वेरी गुड। ये डेट सिक्योरिटीज की बस बात कर रहा है, और ये बस किसकी बात कर रहा है? वहां स्पेसिफिक डेट हो, ये सिक्योरिटी, मतलब सारी चीजें कवर। नेक्स्ट स्पेसिफाइड में याद रखना इक्विटी और कन्वर्टेबल, वापस वापस। अगर जहां कहीं भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आएगा दैट मींस वो किसकी बात कर रहा है? इक्विटी शेयर की बात कर रहा है। और कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब वो सारे डेट प्रेफरेंस जो भी आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेडिंग से समझ में आ जाएगा। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? नॉन कन्वर्टेबल डेट नहीं कन्वर्ट होंगे, डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सब की बात हो रही है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं होंगे। बच्चा ये एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं। सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब चार्ज की रेट है, कोलेट्रल है, डिबेंचर, ये है पढ़ने लायक। आओ, डिबेंचर का मीनिंग पढ़ा ऊपर, एक होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। मीनिंग क्या बोल रहा था? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनी एक्नॉलेज करिए मैंने तुमसे इतना उधार ले रखा है, एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स पीरियड है, ये सब था। डेफिनेशन, डेफिनेशन याद होनी चाहिए।
डिबेंचर मतलब डिबेंचर तो है, लेकिन डिबेंचर के साथ साथ क्या आता है? डिबेंचर क्या होता है? स्टॉक, बहुत सारे इकट्ठा, ठीक है। डिबेंचर के अंदर ही क्या आ जाता है? बॉन्ड्स भी आता है। मतलब अगर डिबेंचर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनी एक्नॉलेज करे मैंने तुमसे उधार लिया है। अब डिबेंचर की डेफिनेशन में डिबेंचर स्टॉक भी आता है और क्या आता है? बॉन्ड्स भी आता है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो एक तरीके से क्या दे रहा है? प्रूफ दे रहा है। किस चीज का प्रूफ दे रहा है? कि डेट लिया है। साथ में चार्ज की रेट हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों बोला? क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। नीचे उन्होंने बोला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसने इशू किया है? आरबीआई ने, वो हमारे लिए डिबेंचर नहीं है, क्योंकि डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ रहा है। अगर सीजी ने आरबीआई से कंसल्ट करके कोई इंस्ट्रूमेंट उठाया है, दिया है, दैट मींस वो भी हमारे लिए डिबेंचर है। डिबेंचर वो जो एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन है। आपकी बुक की लैंग्वेज सेम वही है। डिबेंचर मतलब डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो प्रूफ दे रहा है, चाहे उसमें चार्ज ऑफ एसेट क्रिएट हो चाहे ना हो। नीचे उन्होंने बोल दिया है आरबीआई और सीजी ने, ये है, ये मत भूलना, ये लिखा है ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो आरबीआई सीजी इंस्ट्रूमेंट इशू करता है वो हमारे लिए क्या नहीं है? डिबेंचर नहीं है, क्योंकि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वो कुछ और है। सीजी ने बॉन्ड इशू किया, सीजी को पैसे की जरूरत होती है। तुमने अगर नोटिस किया होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, सरकार को पैसे की जरूरत, कंपनी को पैसे की जरूरत, तो तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ऐसी सरकार को पैसे की जरूरत, किसी प्रोजेक्ट में काम करना है, तो तुमको बॉन्ड्स पकड़ा दिए, है ना? वेरी गुड। तो वो जो बॉन्ड होता है उसका पैसा वो आपको चुकाएगी। तो इन्होंने कहा कि भैया सीजी ने अगर आरबीआई से कंसल्ट किया और कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया जब उसे पैसे की जरूरत हुई, और उसने ये बोल दिया कि भैया ये नहीं है, तो उसे आप डिबेंचर नहीं मानोगे। सरकार है, वो कह रही है हमने तुमसे उधार लिया, वो उधार नहीं है, तो मान जाओ वो उधार नहीं है, क्योंकि वो सरकार है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पक्का? तो नेगेटिव पॉइंट ज्यादा याद रखना है इसमें। पॉजिटिव में क्या बोला? डिबेंचर स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों आ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या बोला? आरबीआई और सीजी जो आरबीआई से कंसल्ट करके करेगी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए डिबेंचर नहीं है। नेगेटिव तक चीजें क्लियर है। डिफरेंस बताएंगे अब तुम्हें ये बॉन्ड्स डिबेंचर में। खुद से बताओ क्या होता है बॉन्ड्स डिबेंचर का डिफरेंस, बताओ। बॉन्ड्स डिबेंचर डिफरेंस। ठीक है, ट्राई तो क्या एटलीस्ट, है ना? इधर आओ, सिंपल है, कुछ भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहला, आओ इधर, चलिए इधर आओ। कंपनी इशू करती है डिबेंचर। इन्होंने कहा बॉन्ड तो कंपनी भी इशू करती है और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट डिबेंचर इशू नहीं करती है, गवर्नमेंट हमेशा क्या इशू करती है? बॉन्ड। दैट मीन्स बॉन्ड एक कंपनी भी इशू कर सकती है और एक गवर्नमेंट भी, लेकिन डिबेंचर बस कंपनी, सरकार नहीं करती डिबेंचर। क्लियर है पहला डिफरेंस? दूसरा, डिबेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। भैया सरकार ने इशू किया है, सिक्योर्ड तो रहेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे डिबेंचर होल्डर टर्म यूज करते हैं, यहां पर बॉन्ड होल्डर, ठीक है। इन्होंने कहा अक्सर कंपनी की रेपुटेशन देखकर डिबेंचर खरीदे जा सकते हैं। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं देख रहे आप, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन मेन कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो आप उसका डिबेंचर लेना पसंद करोगे। इन्होंने यहाँ पे बोला कि भैया देखो सरकार की तो रेपुटेशन की हम कुछ बात कह ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते उनकी खराब है, अच्छी रहेगी हमेशा, वो हमेशा सिक्योरिटी तो तुम्हें दे रहा है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन डिबेंचर का कंपैरिजन वाइज बॉन्ड के, बॉन्ड भाई 10-10 20-20 30-30 40-40 बॉन्ड बहुत लंबे समय के लोगे, क्योंकि सरकार ने लिया आपसे, सरकार कह रही है भैया आराम से दूंगी मैं, तो बॉन्ड्स का जो ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा कंपैरिजन वाइज लेंदी रहता है और इसका लोअर रहता है। कन्वर्ट करने की बात कहेंगे तो यस, एक बच्ची ने बोला था, उसी ने एक ट्राई किया, बाकी सब नालायक मेरे बच्चे, ठीक है। डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं, और ये क्या बोला? नहीं होते भाई। तुमको लगता है तुम्हें सरकार की इक्विटी मिलने वाली है? अगर बॉन्ड वो पैसा कन्वर्जन का अगर ऑप्शन देगी तो तुम सरकार बन जाओगे? भैया वहां ऑप्शन ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, सरकार में रिस्क कम ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम, क्योंकि सरकार की सिक्योरिटी है ना, सिक्योर्ड है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मान लो कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, ठीक है,
कंपनी ने दोनों से किया है, बॉन्ड भी और डिवेंचर भी, तो पहली प्रियोरिटी बॉन्ड को मिलेगी क्योंकि बॉन्ड ज्यादा सिक्योर है कंपैरिजन टू डिवेंचर। क्लियर है? पेमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तुम क्या सरकार की परफॉर्मेंस देखोगे? इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि भैया गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे आप सारी चीजें उठाओगे। कुल मिलाकर ये सारे डिफरेंस है। बॉन्ड डिबेंचर एक ही है, डिबेंचर की डेफिनेशन में ही बॉन्ड आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड भी क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है जो कंपनी दे रही है या फिर सरकार दे रही है, भैया हमने आपसे उधारी ली है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दोगे। डिफरेंस पढ़ लिया तो दोनों के बारे में डिटेलिंग बता दोगे। क्लियर है बच्चों? पक्का? पेमेंट, ये कह रहा है पेमेंट डिपेंड करेगा डिबेंचर में जो हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, ये डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी तो हम सही टाइम पे रिडीम कर देंगे, परफॉर्मेंस अच्छी है तो नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि भैया इसमें कोई परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, सरकार ने जब बोला वो तब दे देगी, अदरवाइज सिक्योर तो हो ही तुम। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सारी टेंशन कहाँ है? जब कंपनी आ जाती है, कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर है और सरकार क्या है? पब्लिक सेक्टर। तो अच्छा भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन डिपेंड आपने कौन से वाले डिबेंचर लिए। क्लियर है बच्चों? सेक्शन 44 भी सुना सुना सा है। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब क्या? बंद होना, खत्म हो जाना। ठीक है, तुम्हें लगता है सरकार का बंद होने का, खत्म होने का? लेकिन बॉन्ड्स ना दोनों इशू कर सकते। कौन? कंपनी भी और गवर्नमेंट भी। डिबेंचर कौन इशू कर रहा है? कंपनी, ओनली कंपनी। अब इन्होंने कहा भैया हम सरकार की तो बात बिल्कुल नहीं करें, सरकार को साइड कर दो, हम कंपनी 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 ने डिबेंचर इशू किया है, 2 मिनट, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है और कंपनी ने ही बॉन्ड इशू किया है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? अगर कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो पहले पेमेंट किसको मिलेगी? कौन ज्यादा सिक्योर है? तो बॉन्ड को पहले पेमेंट होगी। जैसे मैंने बोला था ना, कंपनी बंद होगी तो पहले हमेशा सिक्योर्ड डिबेंचर को पेमेंट होती है, बाद में अनसिक्योर्ड। ठीक है, उसी चीज की बात हो रही है। देखो पेमेंट स्ट्रक्चर मतलब ये कह रहे हैं आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट। 2 मिनट, आपका पेमेंट स्ट्रक्चर, मैं कंपनी तुमसे उधार लेती हूँ, तुम्हें वापस तो करना है विथ इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा कि विथ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस होगी तो जो गारंटी हमने दे रखी थी ना कि भाई 10 साल बाद हम चुका देंगे, तो उस टाइम पे दे दूंगी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो डिफॉल्ट करूंगी। याद करो हम कितने सारे डिफॉल्ट पढ़ते थे। अगर आप इन सारी चीजों में डिफॉल्ट करोगे तो आप बाय बैक नहीं कर पाओगे, ऐसे पढ़ा था ना हमने सारे पॉइंट। तो आप डिफॉल्ट करो, दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो पेमेंट कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे आ जाती है। इन्होंने कहा भैया तुम तो सरकार हो, तुम्हें तो पेमेंट करनी पड़ेगी, भले ही टैक्स बढ़ा दो, यहां से पैसा लो यहां चुका दो। ठीक है, क्लियर है? कोलेटर क्या बोलता है? गिरवी, कुछ ना कुछ सिक्योर रखना। ठीक है, तो डिबेंचर के केस में सिक्योर हो भी सकता है और नहीं भी। और किसके केस में? बॉन्ड के केस में सरकार का ठप्पा है ना, सिक्योर हो आप, कहीं आपका पैसा नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। और कंपनी के केस में क्या है? कंपनी बंद हो गई तो नहीं भी मिलेगा, डूब जाएगा। ये वाला डिफरेंस है। ठीक है, सेक्शन 44, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बस शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी, डिबेंचर नहीं है? डिबेंचर भी है ना, बेच सकते हो। तो सेक्शन 44 का वास्ता दिया कि भैया ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपनी की सारी सिक्योरिटी मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप इसे ट्रांसफर आसानी से कर सकते हो। भैया एक डिबेंचर होल्डर दूसरे डिबेंचर होल्डर को भैया डिबेंचर ट्रांसफर करे तो क्या बनेगी? डिबेंचर डीड बनाओ भाई, जैसे वहां पे शेयर ट्रांसफर डीड हो रही थी, यहाँ पे डिबेंचर ट्रांसफर डीड बनेगी। क्लियर है? सेम, बहुत जनरल बातें। अब नाम से काम समझे। काइंड ऑफ डिबेंचर, पहला क्या लिखा है? जो कन्वर्ट नहीं होगा, पार्टली कन्वर्टेबल, आधे कन्वर्ट होंगे और आधे कन्वर्ट नहीं होंगे, चिल्लर चिल्लर है। नेक्स्ट क्या लिखा है? फुल्ली कन्वर्टेबल, पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो भाई, 11th-12th से। ऑप्शनल, क्या है ऑप्शनल? आपके पास ऑप्शन, मार्केट में देखो इक्विटी की वैल्यू ज्यादा है, कन्वर्ट कर लो, मार्केट में लग रही है इक्विटी वैल्यू कम है, मत करो। सिक्योर्ड क्या? कुछ गिरवी रखो, चार्ज क्रिएट करो। अनसिक्योर्ड क्या? कुछ भी नहीं, रिस्की। बैंक भाई सिक्योरिटी लेता है क्योंकि रिस्क आ जाता है उसके सर पर। कुछ रिडीमेबल इरिडीमेबल भी होता है। तुम्हें लगता है इरिडीमेबल वाली चीजें यहां दिखेंगी? प्रेफरेंस में भी पढ़ा था हमने, साफ बोला भैया रिडीमेबल तो एक टाइम में दे देना, इरिडीमेबल ये कंसेप्ट हमारा कंपनीज एक्ट मानता ही नहीं है। और यही सेम चीज हमने प्रेफरेंस शेयर्स को भी लेकर पढ़ी थी, उसमें भी टाइप्स पढ़े थे। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब, कहाँ लिखा होगा? कंपनी का एक रजिस्टर मेंटेन होता है, वेरी गुड। क्या मेंबर का भी रजिस्टर होता है?
डिबेंचर होल्डर का भी होता है अलग अलग रजिस्टर, पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में। तो डिबेंचर होल्डर का भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है। अगर नाम उस रजिस्टर में लिखा है तो आप क्या हो, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। ठीक इसका ऑपोजिट क्या लिखा है, बेरर बोले तो इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक। मेरे पास ब्लैंक चेक है तो भैया अपना नाम लिखूं किसी का है और उसमें अमाउंट लिखूं और लगा दूं, पैसे मेरे। अगर ये ब्लैंक चेक मैंने ब्लैंक ही रखा है, मुझे मालूम है कि आगे मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो ये ब्लैंक चेक मैंने उसको पकड़ा दिया तो वो उसका, मतलब कि ओनरशिप कैसे डिसाइड होगी, जो उसे होल्ड करेगा। लेकिन ये बहुत रिस्की होते हैं बच्चा। बेरर मतलब क्या बताया मैंने, बेरर मतलब होता है बेयर करना, होल्ड करके रखना, ठीक है। ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी, भैया इसको अलग से आपको डीडीएल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसका था उसका भी तो नाम नहीं लिखा था इसमें। जिसके हाथ पे ये ब्लैंक चेक आया वो उसका मालिक। एग्जाम्पल देख के समझेंगे, एग्जाम्पल नहीं पूरा कंसेप्ट। मेरे डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मींस दे कैन ट्रांसफर फ्रीली। डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर सिंपली बाय डिलीवरिंग, सिंपल शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर का भी, शेयर वारंट का भी एक कंसेप्ट होता है। सेम शेयर वारंट का कंसेप्ट ऐसे होता है ब्लैंक चेक जैसा। मैंने कहा था आगे चल के कुछ ऐसे ट्रांसफर होते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो ब्लैंक चेक होते हैं, ऐसे डिबेंचर भी होते हैं। अगर मुझे तुम्हें फीस देनी है तो तुमने मुझे क्या दिया, एक चेक ला कर दिया। आप आकर पूछते हो दीदी नाम किसका लिखना है, किसके अकाउंट में जाएगा, पूछते हो, अमाउंट लिखते हो, अमाउंट लिखा हुआ है उसमें, अमाउंट तो लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर कितने का है, 1 लाख का, लेकिन जो नाम है ना उसमें कुछ भी फिल नहीं है एंट्री। अगर एंट्री फिल है, नॉर्मल डिबेंचर हो गया, फिल नहीं है तो बच्चा इसको बेयरर बोला जाता है। द पर्सन टू हुम द बेयर डिबेंचर इज ट्रांसफर बिकम द होल्डर। जिसको दिया ऐसे हाथ से उठा के ऐसे दे दो, खत्म। चोरी हो गया तो चोर है मालिक, बस उस चोर को क्या कर लेना है, चोर को भी डर है कि चोरी हो जाएगा तो फटाफट नाम लिख देगा उसमें, और एक बार उसने नाम लिख दिया उस चेक में, क्या आप कोई और यूज कर पा रहा है क्या, नहीं कर पाएगा। तो बहुत रिस्की होता है। बेयर डिबेंचर डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओनरशिप, इसमें नहीं पता रहता भैया कौन ओनर है, जिसके हाथ में वही ओनर है। जिस दिन वो चेक लेकर कंपनी के पास आ जाएगा वो डिबेंचर, तो वो 1 लाख रुपए कंपनी उसको दे देगी। हुएवर होल्ड द डिबेंचर कैन क्लेम द बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, ये कंसेप्ट आपके लिए नया था, बाकी सारी चीजें फिर भी रिपीटेटिव। बात समझ में आ रही है पक्का। 2 मिनट परिपासु को साइड में, ये क्या लिखा है, क्या होता है डिबेंचर स्टॉक, बहुत सारे डिबेंचर्स, ये लिखा है। कंपनी इंस्टेड ऑफ इशूइंग डिबेंचर सेपरेट नहीं इशू कर रही है, साथ में एक साथ इकट्ठा करके देती है, उसे हम कंपोजिट स्टॉक या फिर डिबेंचर स्टॉक बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस बोलूं, डिबेंचर जो स्टॉक होता है याद रखना वो हमेशा फुल्ली पेड होगा, और सिंगल डिबेंचर एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है बच्चा, वो फुल्ली पार्टली दोनों हो सकता है। लेकिन जब स्टॉक की शक्ति बनेगी तो स्टॉक में हमेशा फुल्ली पेडअप का ही स्टॉक बनता है, पार्टली पेडअप का स्टॉक नहीं बनता। फॉर एग्जांपल फुल्ली 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 एक है हमारा पार्टली, तो स्टॉक इनके डिबेंचर को इकट्ठा करके बनाएंगे, उसको नहीं हम डालेंगे स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक बनने के लिए आपका कंप्लीट पेमेंट होना जरूरी है। क्लैरिटी है पक्का। ये लास्ट, फिर इसके बाद ब्रेक। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। परिभाषा मतलब क्या होता है, इक्वल रैंकिंग, एकदम इक्वल। मुझे पहला डिबेंचर इश्यू किया गया, फिर ईशांत को किया गया, फिर अमृतांश को, फिर आशिक को, सबको डिबेंचर इश्यू किया गया। जरूरी नहीं है एक साथ किया हो सकता है एक साथ किया हो सकता है अलग अलग, इतने सारे डिबेंचर होल्डर है। अगर डिबेंचर इश्यू करते वक्त एक डॉक्यूमेंट इश्यू किया गया था, उस डॉक्यूमेंट में लिखा था परिपासु, दैट मीन्स सारे डिबेंचर होल्डर क्या है, इक्वल है, सबको इक्वल इंटरेस्ट मिलने वाला है, सबको इक्वल डेट में पेमेंट मिलने वाली है, अगर परिपासु टर्म लिखा है तो। डिबेंचर इशूड परिपासु, परिपासु क्लॉज डाला हुआ है उन्होंने, मतलब कि डिबेंचर का वो जो डॉक्यूमेंट था, ऑफर डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा है परिपासु क्लॉज, परिपासु क्लॉज, तो वो सारे के सारे डिबेंचर होल्डर क्या ट्रीट होंगे, एकदम इक्वल। प्रोराटा मतलब भी वही होता है, प्रोराटा मतलब क्या होता है, प्रपोर्शनेट। इन केस एनफोर्समेंट द प्रोसीड फ्रॉम द सिक्योरिटी, सब सिक्योर है, सारी सारी डिबेंचर क्या है, सिक्योर है। अब भैया कंपनी का दिवालिया निकल गया, अब हमें क्या करना है, उस एसेट को बेचना है, उस एसेट को क्या करना है, बेचना है। सब इक्वल ट्रीटमेंट में, एसेट 10,000 है, एसेट कितने 10,000, लोन तो भैया 1 करोड़ का है, तो सबको चिंदी चिंदी बटेगा प्रोराटा बेसिस में।
क्या बात समझ में आ रही है? तो साफ इन्होंने बोला प्रोसीड फ्रॉम द सिक्योरिटी विल बी डिवाइडेड प्रो राटा मींस प्रोपोर्शनेटली अमंग ऑल द डिबेंचर होल्डर। पहली तो बातें समझ में आई। पहली बात परिपासु का मतलब, परिपासु मतलब इक्वल ट्रीटमेंट। अगर कंपनी का एसेट जो सिक्योर है उसे पेमेंट करनी पड़ जाती है तो सबको इक्वली किया जाएगा, वो यही कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस में। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वल ट्रीटमेंट परिपासु मींस रिपीट डिबेंचर ट्रीट इक्वली सेम रेट एट पार ईच अदर, सबको सेम रेट में पार में। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सीरीज, मैंने अभी क्या बताया, 2 महीने पहले मुझे मिला था, 6 महीने बाद इसको मिला, 10 महीने बाद इसको मिला, मतलब व्हेन अ डिबेंचर इशूड विद अ परिपासु क्लॉज, मुझे इशू किया गया था तो परिपासु लिखा था, इन सब में भी इशू किया तो परिपासु लिखा था। अगर जब नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए गए थे उस टाइम पे परिपासु बोला था तो उन्होंने कहा नए डिबेंचर पुराने डिबेंचर में कोई डिफरेंस नहीं है। विदाउट परिपासु क्लॉज, मान लो नहीं लिखा था, अब डिफरेंस है, दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट तब किया जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हो, परिपासु। इफ द क्लॉज इज नॉट इंक्लूडेड, परिपासु वाला क्लॉज नहीं है, डिबेंचर आर रिपेड बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ इश्यू। पहले मुझे दिया था ना तो चुकाया भी पहले मुझे जाएगा, उन्हें बाद में दिया गया था ना तो बाद में चुकाया जाएगा। न्यूमेरिकल ऑर्डर में हम देखें जिसको पहले दिया गया था। क्लैरिटी? इशू ऑफ द न्यू डिबेंचर, कंपनी कैन नॉट इशू न्यू डिबेंचर रैंकिंग विद परिपासु, अगर पुराने वाले में लिखा हो तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है, परिपासु मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, ऑफर करते वक्त लिखा था परिपासु तो सबका सेम है, अगर नहीं लिखा है तो सेम नहीं है। फिर हम देखेंगे किसको पहले मिला, किसका नंबर पहले आता है, उस हिसाब से हम बांटेंगे। क्लैरिटी है? पक्का? ये एक बार रीड करना, ये लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है, अगर लैंग्वेज कंफ्यूज करेगी तो सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से लिखेंगे। इसकी फोटो तो जरूर से क्लिक कर दो, बाकी तो फिर भी बहुत सारी जगह। ठीक है, चलो अब ब्रेक लेते हैं बच्चों।